हिंदी वारदी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वरप्रसाद वासाला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी डिपार्टमेंट, एसआरआर गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज करीमनगर की ओर से आज की प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है आधुनिक काल, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। मैं विशेष में जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, यह वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में 5वां वीडियो है। इससे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल या वीरगाथा काल, हिंदी साहित्य के इतिहास भक्ति काल या पूर्व मध्य काल, हिंदी साहित्य के इतिहास रीति काल या उत्तर मध्य काल के नाम से 4 वीडियो इससे पहले ही लिए जा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए हमारे विषय की ओर चलते हैं। आज का हमारा विषय है आधुनिक काल, उसमें विशेष रूप से भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। क्यों विशेष रूप से भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को क्यों लें? क्योंकि आधुनिक काल का जो हिंदी साहित्य है वह बहुत विस्तृत है, जिसको हम किसी एक समय सीमा में नहीं जान सकते हैं। इसलिए इसको हिंदी साहित्य इतिहासकारों ने विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया है और उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन किया है। इसलिए हम भी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को एक अलग छवि के रूप में, एक अलग खंड के रूप में देखेंगे और इसके बाद जो छायावाद आता है और जो प्रगतिवाद आता है उसको भी हम अलग अलग खंडों में आगे की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज की प्रस्तुति की ओर। मैं एक बार फिर आज की प्रस्तुति में जाने से पहले आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर आप अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद ये प्रस्तुति अगर पसंद आए तो आप लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर, आधुनिक काल, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। आज की इस प्रस्तुति में मैं सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास यानी कि काल विभाजन और नामकरण को एक बार दोहराऊंगा, फिर आधुनिक काल का सामान्य परिचय देते हुए जिसे कैसे पुनर्विभाजित किया गया है उसकी ओर मैं प्रकाश डालूंगा और इसके बाद भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। उसमें भी भारतेंदु युग का सामान्य जानकारी के साथ साथ भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां और उस काल के प्रमुख कवि एवं काव्यों का परिचय मैं आपको दूंगा। इसके बाद द्विवेदी युग की सामान्य जानकारी प्रस्तुत करते हुए द्विवेदी युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों और इस काल के प्रमुख कवि एवं प्रमुख काव्यों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। कुल मिलाकर भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। तो आइए चलते हैं हमारी प्रस्तुति की ओर। हिंदी साहित्य के इतिहास, काल विभाजन और नामकरण एक बार फिर से याद दिला दूं। समस्त हिंदी साहित्य को अध्ययन की सुविधा के लिए, जो कि 1000 वर्षों से विस्तृत साहित्य है, जिसे अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी साहित्य इतिहासकारों ने 4 कालखंडों में विभाजित किया और उसका नामकरण किया है। वह इस प्रकार है। पहला कालखंड जो है संवत 1050 से संवत 1375 तक माना जाता है, जिसका नामकरण वीरगाथा काल या आदिकाल के नाम से अभिहित किया गया है। इसके बाद दूसरा कालखंड जो है संवत 1375 से 1700 तक माना जाता है, जिसका नामकरण भक्ति काल या पूर्व मध्य काल के नाम से किया गया है। इसके बाद तीसरा कालखंड जो है संवत 1700 से संवत 1900 तक माना जाता है, जिसका नामकरण रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल के नाम से अभिहित किया गया है। इसके बाद चौथा कालखंड, जो कि हमारे आज की प्रस्तुति का विषय है, वह आधुनिक काल या गद्य काल, जिसकी समय सीमा जो है संवत 1900 से अब तक मानी जाती है। तो चलिए चलते हैं आज की प्रस्तुति की ओर, जो कि आधुनिक काल या गद्य काल। यह संवत 1900 से अब तक मानी गई है, यानी कि अब तक जितना भी साहित्य लिखा गया है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। इस काल में एक बार इस काल की ओर अगर हम नजर डालें
तो यह इससे पहले के 3 कालों से यानी कि आदिकाल, भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल या रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल से भिन्न होकर यह एक प्रकार से जनसामान्य की साहित्य के जनसामान्य की साहित्य की तरह हमको दिखाई देता है, जो अन्य कालों की तुलना में यानी कि हिंदी साहित्य के अन्य कालों की तुलना में इस काल का साहित्यिक विकास जो है विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव को ग्रहण कर समयानुसार अभिव्यक्त हुआ है। ये समय के अनुसार यानी कि जीवन में जो परिवर्तन आए हैं, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो परिवर्तन आए हैं, उनको रेखांकित करते हुए इस काल का जो साहित्य है वो लिखा गया है। इससे पहले अगर हम एक बार वीरगाथा काल की ओर नजर डालें तो वहां पर राजनीतिक प्रभाव हमको अधिक दिखाई देता है। भक्ति काल में जाएं उसमें सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव हमको अधिक दिखाई देता है। इसके बाद रीति काल में आए, रीति काल में राजनीतिक और धार्मिक प्रभाव हमको दिखाई देता है। लेकिन इस काल तक आते आते साहित्य जो है दरबारी दरबारी प्रथा से मुक्त होकर, धार्मिक चिंतन से मुक्त होकर जनसामान्य की जो भावनाएं हैं, जनसामान्य का जो जीवन है, उसको केंद्र में बनाकर इस काल के साहित्य ने कई काव्य या अन्य तरह की रचनाएं उन्होंने की है। तो इस काल के जो अधिकतर जो कवि हैं, यानी कि दूसरे पॉइंट पे हम जाएं तो इस काल के अधिकतर कवि देश और जनता को चेतनमय बनाने के लिए साहित्य का सृजन किया। चेतनमय बनाना यानी कि आपको आपको विदित है कि इस काल का जो समय सीमा है यानी कि संवत 1900 यानी कि अगर सन में इसको बदला जाए तो 1857 से लेकर अब तक यानी कि जो समय सीमा है इसमें आप विशेष रूप से देखें तो एक बहुत बड़ा समय जो गुजरा है वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए गुजरा है। तो इस स्वतंत्रता संग्राम के समय देश और जनता को एकीकृत करने का जो प्रयास है वह साहित्य ने किया है, विशेष रूप से हिंदी साहित्य ने किया है। तो इसलिए देश और जनता को चेतनमय बनाने का प्रमुख उद्देश्य आज इस काल के साहित्य के लिए सामने आया है। इसके बाद अगर हम देखें तो आधुनिक काल के जीवन की जो चेतना है, चेतना को विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। यानी कि आधुनिक काल के जो जीवन है वह जिस तरह से परिवर्तित हुआ, उन्हीं के अनुरूप विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों को ग्रहण करके इस काल के साहित्य ने हमारे यानी कि पाठक के सम्मुख प्रस्तुत किया है, जिसे रेखांकित करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के लिए विभिन्न कालखंडों में इसे पुनर्विभाजित किया है। वैसे आधुनिक काल या गद्य काल का जो साहित्य है वह बहुत विस्तृत है, जिसे हम एक ही समय सीमा में एक ही प्रवृत्ति के आधार पर हम नहीं देख सकते, क्योंकि जीवन में जो बदलाव आया है वह खंड खंडों में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहासकार या विद्वान जो है उन्होंने इस काल को एक बार फिर पुनर्विभाजित किया, जिसे हम और अधिक स्पष्ट रूप से रेखांकित कर सकते हैं। तो इस काल के पुनर्विभाजन और नामकरण की ओर हम बढ़े तो देखते हैं तो इस काल का जो पुनर्विभाजन हुआ है वो इस प्रकार हुआ है। सबसे पहला जो आधुनिक काल का पुनर्विभाजन हुआ है उसमें पहला जो काल है वो पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग से जाना जाता है, जो सन 1857 से सन 1900 तक माना गया है। फिर इसका जो दूसरा जो कालखंड आता है वो सन 1900 से 1918 तक माना जाता है, जिसे हम द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल से हम देख सकते हैं। इसके बाद जो इसका तीसरा कालखंड जो है जहाँ पर जीवन के जो स्थूल परिवर्तन हुए हैं अगर उसको देखा जाए तो सन 1918 से सन 1936 तक माना जाता है, जिसे हम छायावाद या प्रेमचंद युग से जानते हैं। इसके बाद का जो कालखंड आता है वो छायावादोत्तर काल के रूप में हम देख सकते हैं। इसको अगर हम पुनर्विभाजित करें तो सन 1936 से सन 1943 तक प्रगतिवाद हमको दिखाई देता है। फिर इसके बाद सन 1943 से सन 1950 तक प्रयोगवाद का युग हमको दिखाई देता है। इसके बाद सन 1950 से अब तक, जिसमें नई कविता या साठोत्तरी कविता या नहीं तो उत्तर आधुनिक कविता, ये सभी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसको हम अधिक स्पष्ट रूप से आगे जानने का प्रयास करेंगे।
आधुनिक काल या गद्य काल, काल विभाजन और नामकरण के अगर से चित्रपट हम देखें तो यहाँ पर आपको और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसे हम विभिन्न युगों के नाम से जान सकते हैं। जैसे भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग है, प्रगतिवादी युग है, प्रयोगवादी युग है और नई कविता का दौर आजकल चलने लगा है। तो इसके बाद हम विषय पर आते हैं, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। आज की प्रस्तुति का विषय भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। इस प्रस्तुति में सबसे पहले हम भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल पर हम जाएंगे, जिसकी जो समय सीमा है सन 1857 से सन 1900 तक मानी गई है। भारतेंदु युग की अगर अगर सामान्य जानकारी हम लें तो भारतेंदु युग का जो नामकरण हुआ है हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत प्रयास करके हिंदी साहित्य का जो विकास उन्होंने किया है और सामाजिक जीवन से जोड़कर देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की जो भावनाएं हैं उन्होंने अपने नाटकों में जो अभिव्यक्त किया है, उनके नाम से उन्होंने बहुत प्रयास किया है। इसीलिए उन्हीं के नाम से ये भारतेंदु युग का नामकरण किया गया है। भारतेंदु युग की अगर प्रवृत्तियां देखें तो यहाँ पर हमको विशेष रूप से नवजागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, रीति निरूपण और समस्या पूर्ति हमको दिखाई देती है। इस प्रकार भारतेंदु युग की अन्य प्रवृत्तियां भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी भारतेंदु काल को अगर हम दूसरे नाम से जाने तो इसे नवजागरण काल से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर समस्त राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के लिए पुनर्जागृत हुआ है, इसीलिए इसको नवजागरण काल के नाम से अभिहित किया गया है। तो चलिए चलते हैं भारतेंदु युग के जो समस्त काव्य जो लिखे गए हैं उस काल की जो काव्य हैं उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या हैं ये देखते हैं। भारतेंदु युग के काव्य प्रवृत्तियों पर आप देखें तो सबसे पहला जो काव्य प्रवृत्ति है वह देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना है, क्योंकि इस काल का जो कालखंड है वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कालखंड है। इसलिए साहित्य का जो प्रमुख विषय जो है वह देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना ही थी, क्योंकि सबको राष्ट्रीयता संग्राम में यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार बनाना इस काल के काव्य का प्रमुख उद्देश्य था। इसलिए देशभक्ति को जगाने वाला और राष्ट्रीय भावनाओं को जागरूक करने वाला साहित्य इस काल में लिखा गया है। इसके बाद इसकी दूसरी प्रवृत्ति पर हम जाएं तो इस काल का जो साहित्य है वो दरबारी सामंती चिंतन से मुक्त होकर जनवादी विचारधारा पर साहित्य लिखा जाने लगा था। क्योंकि अगर आप देखें तो वीरगाथा काल हो या रीति काल हो, यह दरबारी सामंत चिंतन से प्रभावित साहित्य हम अधिकतर देखते हैं, जहां पर राजा ही केंद्र में है और राजा का जीवन केंद्र में है और राजा का जो मनोरंजन करना ही वहां पर साहित्य का उद्देश्य था। लेकिन उन सभी सामंती धारणाओं से मुक्त होकर जनवादी विचारधारा का साहित्य इस युग में हमको देखने को मिलता है। इसके बाद अगर इसकी तीसरी प्रवृत्ति पर हम जाएं तो इस काल का जो तीसरी काव्य प्रवृत्ति है वो प्राचीन परिपाटी की कविता से मुक्त हो गया है, क्योंकि अब तक हम देखते हैं कि कई सारे प्रबंध काव्य लिखे गए थे, महाकाव्य लिखे गए थे, मुक्तक काव्य लिखे गए थे, लेकिन इन प्राचीन परिपाटी जो है यानी कि चंद रस चंद अलंकारों से युक्त होकर ही अगर कोई विषय लिखा गया तो ही उसको काव्य के रूप में स्वीकार किया गया था। लेकिन यहाँ तक आते आते भाव पक्ष की प्रधानता हमको देखने को मिलती है और साथ ही जन सामान्य का जो चिंतन है यहाँ पर केंद्र में है, इसलिए प्राचीन परिपाटी से कविता मुक्त हो गई। लेकिन इसके बाद हम देखें तो चौथा जो काव्य प्रवृत्ति है वो कलात्मकता का अभाव है। वैसे प्राचीन सामंत चिंतन से कविता मुक्त तो हो गई, लेकिन इसमें कलात्मकता का अभाव हमको दिखाई देता है, क्योंकि कलात्मकता यहाँ पर विशेष रूप से देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर शैली में भिन्नता आ गई थी और लिखने और लेखन में एक भिन्नता आ गई थी, जिसका हम स्थूल रूप से अगर देखें तो पद्य के साथ साथ इस काल में गद्य का भी विकास होने लगा था। इसलिए गद्य साहित्य भी हमको विशेष रूप से देखने को मिलता है, जहाँ पर ये आरंभिक काल होने के कारण इसमें कलात्मकता का अभाव हमको विशेष रूप से देखने को मिलता है। इसके बाद
इसके बाद की प्रवृत्ति को हम देखें तो इस काल के काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग अधिक हुआ है। ब्रजभाषा का प्रयोग जो हुआ है यानी कि रीति काल में जो ब्रजभाषा जो काव्य भाषा थी, उसी काव्य भाषा को यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है। ये ब्रजभाषा जो है साहित्यिक भाषा के रूप में उभर कर यानी कि प्रौढ़ रूप से हमें देखने को मिलता है। लेकिन आगे चलकर ये ब्रजभाषा थोड़ा-थोड़ा परिवर्तित होकर कड़ी बोली में परिवर्तित होता हम देखते हैं, जिसका आगे के ब्यौरे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। इसके बाद अगर इसका छठवां काव्य प्रवृत्ति पर हम नजर डालें तो हास्य, व्यंग्य एवं समस्या पूर्ति इस काल के काव्य का एक एक और उद्देश्य के रूप में हम देखते हैं। यानी कि हास्य के द्वारा, व्यंग्य के द्वारा यानी कि विषय को स्पष्ट करने की जो प्रवृत्ति है, वह इस काल के काव्यों में हमको दिखाई देती है। और समस्या पूर्ति यानी कि इस काल में, इससे पहले ही मैंने बता दिया कि इस काल में स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत बड़ी समस्या देश भर में फैली हुई थी। तो इसीलिए इस काल की जो ये प्रमुख जो समस्या है, उसकी पूर्ति करने के लक्ष्य से ही कई काव्य लिखे गए थे। इसके बाद अगर देखें तो सातवीं जो प्रवृत्ति है वो किस अन्य सभी कालों से भिन्न है। वह प्रवृत्ति जो है गद्य साहित्य का आरंभ इस काल में हो गया था। गद्य साहित्य में विशेष रूप से नाटक और कहानी महत्वपूर्ण विधाओं के रूप में हमारे सामने आती है। अगर देखें तो भारतेंदु की कई सारी जो नाटक है जो जनता तक पहुंचने के लिए उन्होंने नाटक की जो विधा को अपनाया है, उसमें पद्य और गद्य दोनों को मिलाकर उन्होंने सबके सामने यानी कि जनता के सामने भारत देश की समस्या जो है यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो समस्या है विशेष रूप से रखने का प्रयास किया है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, इस प्रकार के जो कई सारे उनके नाटक हैं हमको विशेष रूप से देखने को मिलती है। और साथ में कहानी साहित्य का भी प्रादुर्भाव इस युग से हो गया था। इस तरह से पद्य और गद्य साहित्य का एक तरह से समानांतर विकास इस काल से हमको देखने को मिलता है। इसके बाद हम भारतेंदु युग के जो कवि और उनकी रचनाओं पर हम प्रकाश डालेंगे, क्योंकि वैसे तो भारतेंदु युग में कई सारे कवि हमको दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें प्रमुख कवि जो हैं वह इस प्रकार है। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि जो हैं सबसे पहले यानी कि उन्हीं के नाम से इस कालखंड का नामकरण किया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनकी अगर रचनाओं को अगर हम देखें तो प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वेणु गीति, प्रेम मल्लिका, यह इसका भारतेंदु जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र जो है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगण जो है वह विशेष रूप से हमको दिखाई देते हैं, जिनके प्रमुख काव्य जो हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, लालित्य लहरी है। इसके बाद राधाचरण गोस्वामी जी जो हैं वो नव भक्तमाल के नाम से एक धार्मिक रचना को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें जो भक्ति है वह भगवान के प्रति ना होकर देश के प्रति हमको दिखाई देती है। इसके बाद जगमोहन सिंह जी हमको विशेष रूप से दिखाई देते हैं। उनकी जो प्रमुख काव्य जो हैं प्रेम संपत्ति लता, देवयानी, श्यामा सरोजनी, इनके प्रमुख काव्य हैं। इसके बाद अंबिका दत्त व्यास जी हमको दिखाई देते हैं, जिनके प्रमुख काव्य जो हैं भारत धर्म, हो होरी, पावस पचासा हमको विशेष रूप से दिखाई देते हैं। इसके बाद चलते हैं द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल की ओर, जिनकी जो समय सीमा है 1900 से 1918 तक मानी गई है। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग 20वीं सदी के पहले दशकों का युग है, यानी कि पहले जो दो दशक है यानी कि 1900 से लेकर 1920 तक का जो समय सीमा है, उसमें सन 1900 से 1920 तक जो समय सीमा है उसमें जो साहित्य लिखा गया है वह सभी द्विवेदी युग के अंतर्गत आता है। 20वीं शताब्दी के पहले दो दशक के पथप्रदर्शक, विचारक और साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस काल का नाम द्विवेदी युग पड़ा है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बहुत महत्वपूर्ण देन उनकी जो पत्रिका है सरस्वती है। सरस्वती का संपादन करके उन्होंने 18 सालों में कई सारे यानी कि पद्य और गद्य की रचनाओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया। विशेष रूप से कहानी साहित्य का विकास उन्होंने बहुत विशेष रूप से किया है, और साथ ही उन्होंने
खड़ी बोली हिंदी को एक साहित्यिक भाषा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और साथ ही खड़ी बोली हिंदी का जो व्याकरण है वह शुद्ध रूप से लाने का उन्होंने प्रयास किया है। तो इसलिए इस कालखंड का नाम द्विवेदी युग के नाम से अभिहित किया गया है, जिसे हम जागरण सुधार काल यानी कि जागृत होने के बाद एक प्रकार से सुधार की जो प्रवृत्ति है जनजीवन में उसको रेखांकित करते हुए इस काल का साहित्य हमको देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस द्विवेदी युग में कई सारे काव्य, कई सारी गद्य रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। उसके प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। भारतेंदु युग की तरह ही इस काल के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति देशभक्ति यानी कि देश प्रेम की भावना है। यानी कि देश के प्रति प्रेम की भावना को उजागृत करना और सभी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार बनाना इस काल का पहला मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके साथ साथ यानी कि देश प्रेम और देशभक्ति के साथ साथ विभिन्न सामाजिक समस्याओं का चित्रण करना भी इस काल के काव्य का उद्देश्य रहा है। जैसे उदाहरण के लिए सामाजिक जितने भी अंधविश्वास हैं उसका चित्रण करके एक प्रकार से समाज में सुधार लाने का प्रयास इस काल के कवियों ने किया है। इसके बाद इस काल की तीसरी प्रमुख प्रवृत्ति पर हम प्रकाश डालें तो नैतिकता एवं आदर्शवाद हमको देखने को मिलता है। नैतिकता एवं आदर्शवाद यानी कि जनजीवन के लिए नैतिक जीवन और नैतिक जीवन में आदर्श जो है वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार होने का जो आदर्श है इस काल का साहित्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। इसके बाद इस काल की एक और प्रमुख प्रवृत्ति है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता में उन्होंने विशेष रूप से यानी कि अतीत का जो भारतीय गौरवमय इतिहास है उसमें कई सारे व्यक्ति हैं जो गौरवमय व्यक्ति हैं जिनके कारण भारत की प्रसिद्धि जो है वो विश्व भर में व्याप्त हुआ है। उसे विशेष रूप से इस काल के कवियों ने रेखांकित करते हुए उन्हीं के आधार पर कई सारे रचनाएं उन्होंने की है। तो इतिवृत्तात्मकता में अगर देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं हमको विशेष रूप से दिखाई देते हैं और साथ ही झांसी लक्ष्मीबाई जैसे बहुत सारे यानी कि योद्धा हैं उनके आधार पर यानी कि इस काल के जो काव्य हैं वो लिखे गए हैं। इस काल में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर एक और बात भी हमको कहनी है क्योंकि इस काल तक आते आते कविता जो है रस चंद अलंकार से मुक्त होकर मुक्तक काव्य की ओर बढ़ रहा था और वचन कविता की ओर बढ़ रहा था, जो कि छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता का जो बीज जो है इस काल के युग में इस युग में हमको देखने को मिलता है। इसके बाद हमको एक और प्रमुख प्रवृत्ति जो है भाषा परिवर्तन। ये भाषा परिवर्तन में विशेष रूप से यानी कि अगर हम देखें भक्ति काल में अवधी और ब्रज ये दो साहित्यिक भाषाएं थी। उसके बाद रीति काल में आ जाएं तो रीति काल में ब्रज भाषा जो है साहित्यिक भाषा के रूप में उजागृत हुई। उसके बाद अभी अगर हम इस द्विवेदी युग में आ जाएं तो ये जो साहित्य जो है ब्रज भाषा से खड़ी बोली हिंदी की ओर बढ़ना शुरू हो गया था और विशेष रूप से द्विवेदी जी के कारण यानी कि उनकी सरस्वती पत्रिका के कारण एक और पद्य तो दूसरी ओर गद्य की रचनाएं लिखने का जो दौर चला है उसमें खड़ी बोली जो हिंदी है वह साहित्यिक भाषा के रूप में उभर कर आई है। तो एक प्रकार से एक बदलाव हमको देखने को मिलता है। ब्रजभाषा से खड़ी बोली हिंदी की ओर जो बदलाव है वह हमको देखने को मिलता है। वही आगे चलकर खड़ी बोली हिंदी जो है राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिपादित हुई है। तो इसके बाद इसकी जो आखिरी प्रवृत्ति जो है वह छंद विविधता हमको देखने मिलती है। छंद विविधता यानी कि विभिन्न प्रकार के जो छंद हैं इसमें हमको देखने को मिलते हैं और छंद में भी छंद युक्त और छंद मुक्त कविता हमको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इस काल के जो काव्य हैं वह इस प्रकार के विभिन्न प्रवृत्तियों से होकर हम पाठक के सम्मुख प्रस्तुत हुई है। इसके बाद अगर हम प्रकाश डालें द्विवेदी युग के कई सारे कवि हुए हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं हुई हैं, लेकिन उनके जो प्रमुख कवि हैं और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में सबसे प्रथम प्रमुख कवि जो है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी है। उन्होंने प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुपते चौपदे, रसकलश
नाम से प्रमुख रचनाएं उन्होंने की है। उसमें विशेष रूप से परिप्रवास का स्मरण हम एक बार फिर करते हैं, क्योंकि परिप्रवास जो है कड़ी बोली हिंदी का प्रथम का महाकाव्य के रूप में हमको देखने को मिलता है। इसके बाद इस काल के जो दूसरे प्रमुख कवि हैं वह मैत्री शरण गुप्त जी हैं। मैत्री शरण गुप्त जी हिंदी में राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात है। उन्होंने राष्ट्रीय काव्य धारा को इसी युग से आरंभ कर दिया था। इनके महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं वह अगर देखें तो पंचवटी है, जयद्रथ वध है, भारत भारती है, साकेत, यशोधरा है। इसमें भारत भारती इनकी महत्वपूर्ण रचना के रूप में हम मान सकते हैं। इसके बाद एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात माखनलाल चतुर्वेदी जी हमारे सामने आते हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं अगर देखें तो हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युगचरण, समर्पण, इनके 4 प्रमुख रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। इसके बाद यानी कि इनकी जो फूल की चाक जो कविता है वह विशेष रूप से विख्यात हुई है, वह हिम किरीटिनी या हिम का तरंगिनी से ही ली गई है। इसके बाद इस युग प्रवर्तक के जो कवि या लेखक हैं जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वह प्रमुख कवि के रूप में हमको दिखाई देते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं अगर देखें तो काव्य मंजूषा, सुमन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद रामनरेश त्रिपाठी एक और प्रमुख कवि के रूप में हमको दिखाई देते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं मेलन, पथिक, स्वप्न, मानसी है। इस तरह से कई सारे कवि हैं, लेकिन ये प्रमुख कवि हमको द्विवेदी युग के कवि एवं रचनाओं के रूप में हमको दिखाई देती है। तो इसके साथ साथ समानांतर हिंदी गद्य साहित्य का भी विकास हो गया था। तो इससे पहले ही हम जान चुके हैं कि पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास इस काल में हुआ है। विशेष रूप से द्विवेदी जी के योगदान से कहानी साहित्य का विकास, कथा साहित्य का जो विकास हुआ है वह रेखांकित करने के योग्य है। वैसे तो हिंदी गद्य साहित्य में कई सारी विधाएं हैं, जैसे नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है, आलोचना है, निबंध है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, आत्मकथा है, जीवनी है, डायरी है, यात्रा वृत्त है, रिपोर्टाज है, लघु कथा है, प्रहसन है, विज्ञान कथा है, व्यंग्य है, पुस्तक समीक्षा है और पर्यालोचन है, साक्षात्कार विधि है। इन सभी में अगर देखें तो भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग दोनों में हमको नाटक विधा का जो साहित्य है, उपन्यास विधा का जो साहित्य है, कहानी विधा का जो साहित्य है, निबंध विधा का जो साहित्य है और साथ ही प्रहसन का जो साहित्य है हमको विशेष रूप से इस काल में गद्य साहित्य के रूप में विकसित होते हुए हमको दिखाई देता है, जो कि आगे चलकर प्रेमचंद जैसा लेखक भी इसी कालखंड में लिख रहा था, लेकिन आगे चलकर वह बहुत विख्यात हुए हैं, जो छायावाद या प्रेमचंद युग के नाम से अभिहित किया गया है, जो जिसे हम आगे के वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में विशेष रूप से द्विवेदी युग और भारतेंद्र युग पर अगर हम प्रकाश डालें तो आधुनिक काल का जो साहित्य विकास है वो विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव को ग्रहण कर समयानुसार अभिव्यक्त हुआ है। यानी कि समय के अनुसार जो भी परिवर्तन आए हैं उन्हीं के अनुरूप बहुत तेज गति से उनको अपना कर उसी को साहित्य में अभिव्यक्त करने का प्रयास इस काल के कवियों ने किया है। इसके बाद भारतेंदु और द्विवेदी युग के अधिकतर कवि जो हैं देश और जनता को चेतनमय बनाने के लिए साहित्य का सृजन किया है। विशेष रूप से सबको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार बनाने के लिए ये प्रयास किया है। इसीलिए इस काव्य की जो प्रवृत्ति है देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना के काव्य अधिक लिखे गए हैं। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम की ओर जनता को प्रेरित करना कविता का उद्देश्य था। दरबारी कवियों की प्राचीन परिपाटी की कविता को मुक्त कर गौरवशाली इतिवृत्तात्मकता की प्रेरणा को ग्रहण किया इस काल के काव्य ने। इसके बाद सामाजिक समस्याओं का चित्रण करके जनता के चेतनमय बनाने का प्रयास किया। वैसे सामाजिक अंधविश्वासों का चित्रण इस काल के कवियों ने अधिक किया है। काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा और कड़ी बोली हिंदी दोनों का प्रयोग हमको देखने को मिलता है। गद्य साहित्य का आरंभ और विभिन्न साहित्यिक विधाओं का विकास हुआ है। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि कई गद्य साहित्यिक विधाओं में लेखन होना शुरू हो गया था। इस तरह से देखा जाए तो आधुनिक काल के भारतेंदु और द्विवेदी युग से हिंदी साहित्य का नवजागरण और जागरण सुधार हुआ है।
यानी कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, उसमें ये 2 युग जो हैं, ये पहले पड़ाव के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिसका यानी कि प्रौढ़ रूप हमको छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के साथ-साथ उपन्यास यानी कि क कहानी यानी कि कथा साहित्य के विकास में हमको विशेष रूप से देखने को मिलता है। इस प्रस्तुति को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए हिंदी वारदी की ओर से आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही एक बार फिर से याद दिला दूँ, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी को इसके बारे में बताते हुए लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।